Yes, take out chapter number 9, Jigisha. Development of regional cultures. Okay. यहाँ लिख रखा है मैंने चैप्टर 9 हिस्ट्री का है ये। क्लियर है? डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर, इसके अंदर हमने जो लैंग्वेजेस थी उनके बारे में डिस्कस किया कि कौन सी लैंग्वेज है वो ज्यादा डेवलप हुई, जैसे मलयालम है साउथ के अंदर। ओके, इसके अलावा हिंदुस्तानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया, आसामी, इनके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। उर्दू के बारे में किया कि कैंप लैंग्वेज कौन सी कहलाती थी, उर्दू लैंग्वेज कहलाती थी। जिगीशा चैप्टर 4 और 5, अपना चैप्टर 9 चल रहा है और रेगुलर क्लास में आते हो नहीं। आज कितने दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन की, तो आप ये एक्स्ट्रा जो कमेंट है, ये मैसेज है, ये मत करो। आप क्लास रेगुलर ज्वाइन करो तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व रहेगी। ओके, रीजन कुछ भी आपकी क्लास ज्वाइन नहीं करने का, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं। आपके इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दूंगा। ओके, क्लास रेगुलर ज्वाइन करो तो आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती रहेगी। बाकी एक भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। नूपुर एंड नेहल क्लास ज्वाइन कर रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुषी है। ओके, तो ये सभी जो सॉल्यूशन है आपके, ये आप मैसेज में देखो, ग्रुप मैसेज के अंदर आपको सबको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप क्लास अटेंड करो रेगुलरली। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, ओके, इनके बारे में जो भी है वो सब मैंने क्लियर कर रखा है। लास्ट क्लास कब ज्वाइन की थी आपने जिगीशा? गुड मॉर्निंग नुपुर। यस, टेक आउट नंबर 89। ओके, 87 वाला मैंने क्लियर करवा दिया, 2 बार मैंने उसको रिपीट करवाया, 2 टाइम्स मैंने उसे रिपीट करवा दिया। ओके, और पेज नंबर 88 भी मैंने कर दिया। अब आपके चलेगा पेज नंबर 89 में, रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका 1 जो पैराग्राफ है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट रिपीट कर रहा हूं मैं। ओके, पेज नंबर 89। रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये अपना टॉपिक है, एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एज वी नो एंड अंडरस्टैंड दैट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी। ये मैंने पहले करवा दिया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसा कि हमें पता है, नो एंड अंडरस्टैंड दैट ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक मतलब होता है जो प्रमाणित हो, जो फैक्ट हो वो ऑथेंटिक होता है। ओके, तो ये काफी इंटीग्रल पार्ट रहता है हिस्ट्री को जानने का, ऑफ द पास्ट, स्टडी ऑफ द पास्ट। रिलीजियस एंड सेकुलर रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और इसी तरह ये सेकुलर है। ओके, तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज का मतलब है क्षेत्रीय भाषाएं, तो क्षेत्रीय भाषाओं में वहां के क्या लिखे गए हैं, लिटरेचर लिखे गए हैं, यानी कि साहित्य लिखे गए हैं। तो उसमें हमें उस समय के बारे में, यानी पास्ट के बारे में, जो भी कंडीशन थी वहां की, चाहे से वो
रूलर्स के बारे में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, वहाँ की सोसाइटी हो, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वहाँ पे, तो इन सब के बारे में हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है जो रीजनल लैंग्वेज में लिटरेचर मिले हैं। Therefore an important and reliable source of history, तो ये काफी important है, reliable है, विश्वसनीय है। ओके, they provide exact information as they have been written by authors of those time। अब देखिए ये अपने लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उस समय जिन्होंने सबसे पहले ये चीजें लिखी। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है सबसे पहले जिन्होंने उस समय की कंडीशन के बारे में लिखी, तो उनके जो लिटरेचर है ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो हैव गिवन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट, जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए। Hence their work gives information about local dynasties। तो ये जो देखिए बच्चों, their work gives us information, उनके जो वर्क है वो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट लोकल डायनेस्टीज, कि वहां पर कौन सा वंश था, कौन सी वंश की वहां पर शासन था, कौन से टाइम पर हुआ है। तो ये जो डायनेस्टी है इसको कहते हैं वंश। ओके, तो वहां की लोकल डायनेस्टी कौन सी थी, जैसे हमने पहले वाले पढ़ा कि जो सातवाहन वंश था। ओके, इस तरह से और भी मुगल था, मुगल है, सातवाहन है, कनिष्क, तो ये अपना मौर्यन डायनेस्टी है। ओके, तो मुगल तो बाद में आया था। तो इन सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, सब डायनेस्टीज कहलाती है। इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट किंगडम, दैट दिस रीजन हैड बीन डिस्टेंट ऑफ फॉरेन किंगडम्स, कि फॉरेन जो किंगडम्स थे उनसे उनके क्या कॉन्टैक्ट थे, क्या कल्चरल कॉन्टैक्ट थे, ट्रेड कॉन्टैक्ट क्या थे, इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट क्या थे। ओके, इन सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। माइनर डायनेस्टी एंड सोसाइटी इन जनरल। तो यहाँ तक हमने नेक्स्ट क्लास, पिछली जो क्लास थी लास्ट क्लास, उसमें हमने क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन जो अदर लैंग्वेजेस थी उनके बारे में। संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर लर्निंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थी, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी पूरी इंडिया के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो उच्च शिक्षा जो होती थी वो सब संस्कृत में ही होती थी। हायर लर्निंग का मतलब है कि जो उच्च शिक्षा थी वो संस्कृत में होती थी उस समय। मेनी वर्क्स ऑफ संस्कृत वर रिटन इन द मिडाइवल पीरियड। तो उस समय जो बहुत सारी जो लिटरेचर है यहाँ पर, मेनी वर्क्स ऑफ संस्कृत, मेनी वर्क्स का मतलब यहाँ पर है कि उस समय जो संस्कृत में जो लिटरेचर लिखे गए थे उनके बारे में, कि उस समय के अधिक बहुत सारे जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, were written in the medieval period। Okay, famous Sanskrit written of medieval India are शंकराचार्य राइटर्स। कौन कौन से थे उस समय के? अब देखिए मिडाइवल पीरियड के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। ओके, अभी आचार्य सबके लगा हुआ है, तो आचार्य होते हैं जो संस्कृत के जो विद्वान रहते हैं। ओके, उनको आचार्य कहा जाता है। तो मिडाइवल पीरियड के जो मेन जो संस्कृत राइटर्स थे वो कौन कौन से थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। ओके, इसके अंडरलाइन कर लेना, ये याद होना चाहिए। अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर आल्सो पॉपुलर सच एज ड्रामाज। इसके अलावा और भी लिटरेचर के फॉर्म्स उसमें पॉपुलर थे, जैसे ड्रामाज जो नाटक वगैरह होते हैं। ओके, स्टोरीज यानी कहानियां। ओके, पोएटिक नैरेटिव्स, ये जो काव्य वगैरह लिखे रहते हैं जो कि आपके हिंदी में आते हैं, गद्य पद भाग के अंदर जो आते हैं ना, दोहे वगैरह जो रहते हैं वो सब पोएटिक नैरेटिव कहलाते हैं। हिंदू लॉ जिसे धर्मशास्त्र कहा गया है, एंड सेवरल अदर बुक्स वर रिटन बिटवीन द 12th एंड 16th सेंचुरी। तो ये जो चीजें हैं, ओके, इसके अलावा जो हिंदू लॉ है जिसे धर्मशास्त्र कहा गया है, ये 12th से 16th सेंचुरी के बीच में लिखे गए हैं। मिताक्षरा बाय विजनेश्वर, अंडरलाइन कीजिए इसमें। जो मिताक्षरा ये भी एक बुक है
जो कि संस्कृत में लिखी है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है विजनेश्वर, अंडरलाइन करना है, ये साउथ के नेम है। नूपुर एंड नेहल अभी तक पेज नंबर ही पूछ रहे हैं। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चों, ये लिख रखा मैंने पेज नंबर 89। मिल गया नूपुर एंड नेहल, पेज नंबर 89 में सबसे राइट हैंड पर सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, उसके बिल्कुल सेंटर में विजनेश्वर लिखा हुआ, हाईलाइट किया गया उसको। क्लियर है? मिल गया? नूपुर एंड नेहल, जिगीशा, रिप्लाई कीजिए। जिगीशा, आपको मिल गया पेज नंबर? और जिगीशा, चैप्टर 4 और 5 मैंने स्किप किया है, काफी लॉन्ग है, वो इनके बाद में कराऊंगा। यस, विजनेश्वर इज वन सच बुक ऑफ ऑन लॉ। तो इसी तरह मिताक्षरा एक बुक है जो कि विजनेश्वर लिखी गई है, ये भी हिंदू कानून के तहत लिखी गई है, हिंदू कानून के बारे में इसमें लिखा हुआ है, हिंदू लॉ जिसे हम बोलते हैं। चंदेश्वर ऑफ बिहार वाज अनदर फेमस राइटर ऑन लॉ। इसके अलावा चंदेश्वर है, इन्होंने भी कानून के बारे में लिखा है, हिंदू कानून के बारे में, हिंदू लॉ के बारे में, जो कि बिहार के रहने वाले थे। इसी तरह जैन स्कॉलर्स यानी कि जैन धर्म के दार्शनिक थे, आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। कुछ जो जैन धर्म गुरु थे उन्होंने भी संस्कृत के विकास में योगदान दिया, उन्होंने भी कई लिटरेचर लिखे हैं। हेमचंद्र सूरी वाज वन ऑफ द बेस्ट जैन स्कॉलर। ओके, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट ए जैन स्कॉलर ऑफ संस्कृत। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि संस्कृत के एक जैन स्कॉलर बताइए, तो हम कह देंगे हेमचंद्र सूरी। ओके, क्योंकि नॉर्मल जैन धर्म के जो थे वो उनके अलग लैंग्वेज होती थी, वो उस पाली भाषा या उसके अंदर ही वो करते थे। ओके, बट इन्होंने संस्कृत के अंदर लिटरेचर लिखा, फेमस फॉर हिज राइटिंग इन संस्कृत। क्लियर है बच्चों संस्कृत का ये? अब हम करेंगे नेक्स्ट हिंदी। अनु क्लियर है? अनु, आयुषी, अर्पित, जिगीशा, निखिल, नुपुर, प्रांजल, संदीप, सार्थिक, उपलब्धि, युवराज। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने आज कई दिनों बाद क्लास ज्वाइन की। यस, देखिए अब हिंदी। मुगल एम्परर अकबर, एक मुगल सम्राट थे अकबर, नाम सुना होगा आपने। ओके, प्रमोटेड द हिंदी लैंग्वेज, तो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया, यानी कि संस्कृत तो चलती थी बट हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया, प्रमोट किया। हिंदी पोइट्स एडॉन द मुगल कोर्ट, और मुगल कोर्ट थे उसके अंदर जो हिंदी पोइट्स थे, हिंदी के जो कवि थे, उनको स्थान मिलता था। हिंदी वाज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन मिडाइवल इंडिया। अंडरलाइन कीजिए इसमें, विच इज द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन मिडाइवल इंडिया, तो अपन कह देंगे हिंदी। ओके, संस्कृत भी थी, संस्कृत हायर लर्निंग लैंग्वेज थी, इसके अलावा हिंदी भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। मोस्ट पॉपुलर डायलेक्ट ऑफ हिंदी वाज ब्रज भाषा। अधिकतर इसके जो डायलेक्ट्स है वो ब्रज भाषा में लिखे गए। अंडरलाइन करना है। अबुल रहीम खान ए खाना, ये नाम है इनका, अबुल रहीम खान ए खाना। तो ये खान ए खाना तो इनका एक टाइटल था। ओके, तो नाम तो इनका अबुल रहीम था, बट जो मुगल
डायनेस्टी थी, मुगल रूलर्स थे, वहां पर एक पोस्ट होती थी खाने खाना। ओके, तो ये इनका टाइटल था या एक पोस्ट थी इनकी। अब तो नाम तो उनका था अबुल रहीम, बट उनकी पोस्ट थी खाने खाना, इसलिए इनको कहा जाता है अबुल रहीम खाने खाना। वहां से मुगल नोबल, तो ये मुगल नोबल थे, यानी कि उनके दरबारी थे, राज दरबार से रिलेटेड थे। हिज पोएम्स कंप्राइज पर्शियन आइडियाज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशन। इनके जो पोएम्स हैं वो पर्शियन आइडिया से इफेक्ट थी, पर्शियन आइडिया ऑफ लाइफ और ह्यूमन रिलेशंस। हिज पेन नेम वाज रहीम, उनके पेन का नाम क्या था? रहीम, जिससे वो लिखते थे। उस समय कलम जो चलती थी तो उन्होंने उसका भी नाम रख रखा था रहीम। हिज दोहाज आर पॉपुलरली इवन टुडे, और इनके जो दोहाज है वो अभी भी पॉपुलर हैं। ओके, आपने हिंदी में इनमें पढ़ा होगा, अब्दुल रहीम खान खाना लिखा हुआ है। इसके अलावा 9th 10th में भी ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके मराठी लैंग्वेज के बारे में। मराठी वाज यूज्ड एज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन द बहमनी किंगडम। अंडरलाइन करना, बहमनी किंगडम था। अब ये मराठी है तो महाराष्ट्र साइड में होगा ये। ओके, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज यानी कि प्रशासनिक भाषा मराठी थी। वहां के जो भी प्रशासनिक कार्य थे, यानी कि राज दरबार से रिलेटेड या वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क थे उस समय, बहमनी किंगडम के समय में, तो वो मराठी में ही किए जाते थे। इट आल्सो बिकॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ बीजापुर इन साउथ इंडिया। इसके अलावा ये बीजापुर की भी कोर्ट लैंग्वेज थी, वहां के दरबार के सभी कार्य इससे होते थे। मेनी भक्ति संत लाइक नामदेव एंड तुकाराम कम टू द फॉरेन ड्यूरिंग दिस टाइम, फोरफ्रंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और उस समय के जो मुख्य, जो मेन जो संत थे, भक्ति संत नामदेव और तुकाराम, ओके, ये भी इसी लैंग्वेज के अंदर शिक्षा देते थे, नॉलेज देते थे। तो इनकी भी मेन लैंग्वेज मराठी थी। They preached about the feeling of brotherhood, love and harmony towards humanity and communicated. ये पहले भी अपने चैप्टर में आ चुके हैं। ओके, तो इन्होंने भाईचारे से रिलेटेड शिक्षाएं दी, प्रेम से रिलेटेड, ओके, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, मानवता से संबंधित। इसके अलावा ये आपस में जो कम्युनिकेट करते थे वो भी मराठी भाषा में ही करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नामदेव है, तुकाराम है, तो इन्होंने जो मराठी भाषा है उसको आगे बढ़ाया, अपनी जो शिक्षाएं थी उन्होंने मराठी भाषा में दी। These ideas in the local Marathi languages. Not only this, but they also enriched the Marathi literature of the Maharashtra region by composing devotional songs, poems and verses in the praise of God. तो ये शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो लिटरेचर लिखा था वो भी मराठी भाषा में लिखा। इसके अलावा उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी कि ईश्वर की भक्ति में जो गाय, ईश्वर की प्रशंसा में जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, उनको भी उन्होंने मराठी भाषा में लिखा। पोएम्स है, ओके, दोहे वगैरह हैं, तो ये सब उन्होंने मराठी भाषा में लिखे। भक्ति संस फ्रॉम महाराष्ट्र कैन बी क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो भक्ति संत जो थे महाराष्ट्र के, तो मराठी भाषा के साथ में, तो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मराठी भाषा का क्या किया, डेवलपमेंट किया, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए वो सब मराठी लैंग्वेज में किए, इसलिए मराठी भाषा का वहां पर काफी विकास हुआ। नेक्स्ट है अपना पंजाबी। ओके, पेज टेक आउट पेज नंबर 90। निकालिए बच्चों पेज नंबर 90, पंजाबी भाषा। In medieval India, Punjabi developed into an important and popular language of the masses. अब देखिए मिडाइवल इंडिया के अंदर क्या हुआ, जो पंजाबी जो लैंग्वेज थी काफी डेवलप हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेज थी, जो कि काफी मासेस में से काफी लोगों में जो बोली जाती थी। The reason behind this was the role of the Sikh gurus who reached out to the common people with the teaching of universal brotherhood. अब देखिए जो पंजाबी लैंग्वेज थी, तो इसको इतना पॉपुलर होने का मेन रीजन क्या था कि जो सिख गुरुज थे, जो कि कॉमन पीपल
के बीच में जाते थे, उनको एजुकेशन देते थे, नॉलेज देते थे, शिक्षा देते थे, अपने जो उपदेश थे वो देते थे, वो सब भाईचारे का जो भी संदेश देते थे वो सब पंजाबी भाषा में ही देते थे, इसलिए ये लैंग्वेज काफी फेमस हुई। पंजाबी लिटरेचर वाज फर्दर एनरिच्ड विद द राइटिंग ऑफ वेरियस सिक्स गुरुज, but the richest writing of the various six gurus, but the richest culture heritage of Punjab in their folk tales। अब देखिए काफी उन्होंने लिटरेचर भी लिखा, बस जो फोक टेल्स होते हैं वहाँ की जो लोक कथाएं वगैरह जो भी गीत वगैरह जो भी रहते हैं, ओके, ये दैट आर वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट द कल्चर ट्रेडिशन। तो ये वहाँ का जो कल्चर ट्रेडिशन है उनके बारे में अपनों को काफी इंफॉर्मेशन देती है, जो कि पंजाबी में वर्क किया हुआ है। और पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया एज वेल, पंजाबी टेल्स आर कॉल्ड किस्सास। जो पंजाबी टेल्स है यानी कि जो कहानियां हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा ना फोक टेल्स, यानी कि वहाँ के जो लोकल स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, ओके, जिनको किस्सा कहा जाता है, तो ये पंजाबी में ही लिखी हुई है और पंजाबी में ही ये लोगों को बताई जाती थी। That were most of the time written by Muslims writers, which prove the bonding between Hindus and Muslims। इसके अलावा जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने भी इसमें काफी वर्क किया है, तो ये बॉन्डिंग हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच में कि दोनों मिलजुल के रह सके। हीर रांझा ये रोमांटिक टेल, तो हीर रांझा इसी तरह की एक रोमांटिक क्या है, एक कहानी है, किस्सा है, इज द मोस्ट फेमस पंजाबी किस्सा। Most popular and famous various version of हीर रांझा was written by वारिस शाह। अंडरलाइन करना है इसमें, जो हीर रांझा जो टेल्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो वारिस शाह द्वारा लिखा गया है। वो आज ए गिफ्टेड पोइट, जो कि गिफ्टेड पोइट थे, यानी कि वहाँ के जो रूलर थे उनको ये जो कवि है वो गिफ्ट में मिले थे, यानी किसी दूसरे शासक ने या किसी ने उनको गिफ्ट में इनको दिया होगा, तो उन्होंने हीर रांझा नामक जो है एक कहानी है, स्टोरी है, जिसे किस्सा कहा जाता है, वो लिखा। अंडरलाइन कीजिए इसमें, was the writer of हीर रांझा टेल्स, तो आंसर होगा वारिस शाह। कलिया युवराज उपलब्धि सार्थिक संदीप विष्णु। देखिए बच्चों, जो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड तो क्वेश्चंस की पिक भी आपके पास में सेंड करता हूं, तो कई बार किसी क्वेश्चन के आगे मैं क्रॉस लगा देता हूं, ओके, तो क्रॉस लगाने का मतलब होता है कि उसका आंसर मैं नहीं सेंड करूंगा, ओके, तो वो नहीं करना। तो आप अपने आप समझ जाया करो कि ये क्रॉस लग गया मीन्स इसको नहीं करना, फिर बच्चे बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने थर्ड का तो दिया ही नहीं, और वो भी कितने दिनों बाद पूछेंगे, 10 डेज बाद, आफ्टर 15 डेज आफ्टर। तो आप अपने आप ही उसको समझ जाया करो कि क्रॉस कर दिया, या कई बार हाफ क्वेश्चन में क्रॉस कर देता हूँ, जैसे लॉन्ग में ही आता है इस तरह से मेंटल। वो हाफ करने का रीजन ये रहता है कि या तो वो शॉर्ट में आ गया होगा, या वो काफी लॉन्ग होगा, या उसका आंसर अपनी बुक में नहीं होगा, ओके, तो कई बार उसको क्रॉस कर दिया जाता है, जो नॉर्मल सी बात है, सभी में नहीं तो बाई चांस किसी में हो जाता है ऐसा, ओके, तो उसके बारे में कोई क्योरी मत किया करो आप, ओके। जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या उसी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से दे दिया, तो वो फिर वापस वही आंसर करना पड़ता है, इसलिए उसको क्रॉस कर देना पड़ता है। फोर्थ और फिफ्थ लेसन है वो मैंने स्किप करवा रखा है, वो बाद में करेंगे, काफी लॉन्ग है वो और काफी टफ भी है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास ज्वाइन कर लेंगे तब वो करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका तेलुगु। विजयनगर किंग्स ऑफ साउथ इंडिया प्रोमोटेड एंड पैट्रोनाइज द तेलुगु लैंग्वेज। जो विजयनगर के जो शासक थे साउथ इंडिया के अंदर, इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को प्रमोट किया, उसको काफी प्रोत्साहित किया। तो प्रमोट करने का मतलब है कि वहां पर उन्होंने वहां की जो लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, उसे उस भाषा को रखा। वहां के जो लिटरेचर थे वो भी उसी भाषा में लिखे गए। वहां के जो संत थे तो उन्होंने उसी लैंग्वेज में उसको
आगे बढ़ाए और अपने जो उपदेश वगैरह तो उसी लैंग्वेज में दिए, तो ये सभी में कॉमन है। ओके, अब देखिए, तो वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने इसको काफी प्रमोट किया। हाँ, जरूरी नहीं है मैं फालतू क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं क्लास में बताता हूँ और फिर उसी को आप वापस पूछते हैं, तो फिर जरूरी नहीं रहता कि मुझसे रिप्लाई करो, आप पहले उसको देखा करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैंने लेसन 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए और फिर वो कहते हैं सर आप 15 डेज आफ्टर सर आपने तो सेंड ही नहीं किए। तो आप अपने आप ही उसको आपस में ही कंफर्म कर लिया करो। ओके, अभी आपने कहा सर आपने 4th और 5th के क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं किए, तो क्या रिप्लाई करें आप लोग बताइए। जब मैंने क्वेश्चन चैप्टर 4th एंड 5th पढ़ाया ही नहीं, तो उसका तो क्या मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूं। हाँ, तो क्लास ले ना, आप क्लास नहीं ले रहे थे तो ये प्रॉब्लम आपकी है। ओके, विदाउट इंफॉर्मेशन आप एब्सेंट रहते हो। अगर इंफॉर्मेशन हमको मिले कि सर इस रीजन क्लास नहीं लिए, तबीयत खराब थी या जो भी रीजन है, तो बात अलग है। स्कूल में भी जो स्टूडेंट है क्लास अटेंड नहीं करता, स्कूल में नहीं आता, तो उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। या फिर आप आपस में स्टूडेंट से कंफर्म किया करो, ओके, कि सर ने इसके भेजे हैं या नहीं भेजे। दिन भर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, वो मैसेज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, और डिलीट करने के बाद में कहते हैं सर आपने क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं किया, और फिर उनको ग्रुप में से सेंड करें। तो आप अपने आप ही ध्यान रखो। अब आपको खुद को भी ध्यान नहीं होगा जिज्ञासा कि आपने लास्ट क्लास कब ज्वाइन की थी। अब आपकी क्लास में कितने, कम से कम 50 के आसपास स्टूडेंट्स है, क्लास में आते हैं 10 स्टूडेंट्स के आसपास या 5-6। अब बताइए बाकी जो बचे हुए 40 स्टूडेंट्स है, तो 40 स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे और हर क्लास में से इतने के बच्चे मैसेज करेंगे, तो मैं किस किस को रिप्लाई करूंगा। पॉसिबल है या नहीं आप बताइए। 52 स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास में, 50 के आसपास होंगे, 6-7 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की, बाकी बाद में मैसेज करते रहते हैं, और बाकी क्लासेस के भी इसी तरह स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करूं। ओके, और जो रिप्लाई करने का होता है मैं डेफिनेट करता हूं। ओके, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अब देखिए आप, नेक्स्ट आपके तेलुगु, तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने काफी प्रमोट किया तेलुगु लैंग्वेज को और तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर को। कृष्ण देव राय, अंडरलाइन कीजिए, ये काफी फेमस रूलर रहे हैं विजयनगर एम्पायर के। कृष्ण देव राय इन तेलुगु। अब इसमें ये देखिए अमुक्त मलयालम। ओके, ये कोई वर्क है, लिटरेचर है, अमुक्त मलयालम, अंडरलाइन कीजिए। इसमें वाज ए पोइटिक वर्क, ये एक पोइटिक वर्क है, यानी कि काव्य है, वर्क रिटन बाय कृष्णदेव राय, अंडरलाइन कीजिए इसमें। तो कृष्णदेव राय इसके राइटर है। ओके, इसके अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, किसी में पूछ सकते हैं, या फॉलोइंग मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं राइटर्स। तो अमुक्त मलयाड़ा किसके द्वारा लिखा हुआ काव्य है, यह है कृष्णदेव राय। इट डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ द किंग। तो इन्होंने इसमें क्या लिखा है, इन्होंने इसमें बताया कि जो किंग है उनकी क्या ड्यूटी रहती है, कि उनका जो साम्राज्य एम्पायर है, किंगडम है, ओके, तो उसके लिए वो कितने रेस्पॉन्सिबल है, किस तरह से उनको वर्क करना चाहिए, किस तरह से उनको अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, किस तरह से उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह कंट्रोल उन पर कैसे रखना चाहिए, टैक्सेस कैसे, तो ये सभी चीजें उन्होंने उस बुक में लिखी है। His court comprised 8 great poets.
इसके अलावा उनके जो दरबार था उसके अंदर 8 ग्रेट पोइट भी थे। दे वर नॉन एज अष्टागाज। तो वो जो पोइट थे ग्रेट, उनको कहा गया है अष्टादिग्गज। यस, अष्टादिग्गज यानी कि अष्ट दिग्गज यानी कि 8 विद्वान। ओके, तो राजा जो थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार के अंदर 8 ग्रेट पोइट्स थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा गया है। अमॉन्ग्स देम अलासनी पेडाना वाज ए वेरी वेल नोन पोइट। तो उन्हीं में से एक है अलासानी पेडाना, एक ग्रेट पोइट थे। तेलुगु लिटरेचर रीच्ड द जेनिथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ और द विजयनगर किंग्स। विजयनगर किंग्स के टाइम पर ये काफी पॉपुलर हुई। तेनाली रामा वाज ए कोर्ट पोइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। उसी तरह से एक तेनाली रामा थे, जो आपने नाम सुन रखा होगा, इनकी स्टोरीज वगैरह भी आती है। ओके, बुक्स में, बच्चों की बुक्स में आती है। तो ये भी ग्रेट पोइट थे उस समय के। His positive criticism and humor and still read in the form of stories by children। तो बच्चों की ये बुक्स वगैरह में इनकी स्टोरीज आती हैं। ओके, तो ये तो थे लिटरेचर से रिलेटेड वर्क जो डिफरेंट लैंग्वेज में थे। पंजाबी है, मराठी, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु। ओके, अब हम करते हैं पेंटिंग के बारे में डिस्कस। क्लियर है? आयुषी, नुपुर, युवराज, जिगीशा, उपलब्धि, संदीप, तेजस, कुछ डाउट है? तेजस, अर्शिता? Yes, painting. Okay. Painting is an art form that has always added to the grandeur of the glorious tradition. अब देखिए, जो पेंटिंग एक आर्ट है, ओके, चित्रकारी जो की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि ये काफी अपने लिए ग्लोरियस ट्रेडिशन जो भी अपना था उसके बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन अपनों को देती है। क्योंकि पेंटिंग जो बनाई जाती है किंग्स के बारे में या नेचुरली जो भी है सीनरी वगैरह उनके बारे में बताई जाती है, तो उस समय की कंडीशन के बारे में अपनों को इंफॉर्मेशन मिलती है। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर द इंडियन पेंटिंग। तो अजंता केव्स कहां पर है? महाराष्ट्र। ओके, तो ये भी अपनों को ग्रेट इंफॉर्मेशन देती है। द इनर वॉल्स ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल आर एडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। अब देखिए, इसी तरह बृहदेश्वर टेम्पल है, ओके, उसके अंदर काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग की गई है जो कि हमें हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बताया, यानी कि देवी देवताओं के बारे में, इनके बारे में उसमें बताया गया है। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के अंदर ये चलती थी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, डेकोरेटेड विद कलरफुल पेंटिंग। तो उनको कलरफुल, काफी कलर्स, फास्ट कलर्स उसमें यूज किए जाते थे। जो मुगल पीरियड था उसमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसमें फास्ट कलर यूज होता था। तो ये भी काफी ब्यूटीफुल है और उस समय की अपनों को इंफॉर्मेशन देती है। मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। जो मुगल शासक थे, ये जो आर्ट एंड पेंटिंग था उसके ग्रेट पैट्रॉन्स थे, यानी कि उनके काफी संरक्षक थे, उसको प्रोत्साहित करने वाले थे। पेंटिंग रीच्ड इट्स परफेक्शन अंडर द मुगल्स। तो मुगल समय के अंदर, यानी मुगल शासकों के समय में जो पेंटिंग है वो काफी डेवलप हुई, काफी आगे बढ़ी, क्योंकि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने उसको काफी प्रोत्साहित किया था। द मुगल स्कूल्स ऑफ आर्ट वाज ए फाइन आर्टिस्ट मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशंस।
इसके अलावा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट थी, यानी कि एक ये आर्ट की एक संस्था थी, तो वहां पर मिक्स जो है वो फॉर्म चली थी, जिसमें इंडियन और पर्शियन ट्रेडिशन था, उसका मिक्सअप वहां पर किया गया था। और जो भी पेंटिंग बनाई जाती थी तो उसमें इंडियन एंड पर्शियन दोनों के फीचर्स उसमें दिखाई देते थे। Their paintings showcased new themes depicting battle, court scene, ceremonies and marriages। तो पेंटिंग्स के अंदर जो युद्ध की दृश्य है, युद्ध के दृश्य हैं, वो भी दिखाए जाते थे। कोर्ट सीन को बताया जाता था, यानी कि राजा के दरबार को। ओके, इसी तरह वहां पर कोई मैरिज या और भी कोई जो फंक्शन होते थे, उनकी भी पेंटिंग वहां पर बनाई जाती थी। देयर पेंटिंग कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ थीम्स। ये डिफरेंट थीम्स की होती थी, जैसे कि बताया ना इसमें, जैसे कि कोई मैरिज के सीन है, कोर्ट के सीन है, वॉर के सीन है। ओके, यानी कि बैटल यानी कि युद्ध के सीन है, तो डिफरेंट वहां पे थीम्स रहती थी। एग्जांपल बिल्डिंग्स एंड नेचुरल लैंडस्केप है, इनके बारे में भी उसमें बताया जाता था। तो इस तरह से डिफरेंट थीम्स के ये पेंटिंग्स होती थी। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा वो समझ में आया आपको? कुछ पूछना है वो पूछिए। अब देखिए चैप्टर 4 5 मैंने बाद में कराऊंगा, मैंने बता दिया पहले रखा है। क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास में सेंड करता हूँ, जिसके क्रॉस लगा वो नहीं करना होता है। ओके, और मैं अपने आप ही आपके पास में चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं सेंड करता हूँ। अभी अपना ये चैप्टर चल रहा है, बट उससे पहले वाले के भी मैंने सेंड नहीं किया, उससे पहले वाले के मैं सेंड करता हूँ। ओके, तो आप उनको टाइम टू टाइम अपने कॉपी में करते रहा करो, क्योंकि उनको मुझे भी कॉपी में उसको फाइंड करना पड़ता है बुक में से, फिर उसको कॉपी में लिखना पड़ता है। कॉपी में लिखने के आफ्टर फिर आपका जब जो क्लासेस का जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे वो सेंड करना पड़ता है। डेली में करता नहीं, जैसे आज आपकी क्लास है, कल नहीं है। ओके, तो अब आज या तो मैं आज सेंड कर दूंगा या कल सेंड करूंगा। ओके, तो 1 डे के आफ्टर में गैप देकर फिर मैं सेंड करता हूँ। तो आप अपने आप ही उसको मैनेज करके लिखते जाया कीजिए। ओके, और क्लास आप रेगुलर ज्वाइन करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप क्लास रेगुलर ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है। ओके, और वो तो आप कर लेंगे क्वेश्चन आंसर तो, बट जो चैप्टर को एक्सप्लेन करना है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो पता नहीं लगता आपको, फिर आप बाद में डिस्टर्ब होते। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।